हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही सेंसिटिव है और हमारी मेहनत की कमाई से रिलेटेड है। पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपका बैंक में कोई अकाउंट है? आप कहेंगे यार ये कैसा क्वेश्चन है, सभी लोगों का आजकल अकाउंट होता है। तो यस, हम सभी लोगों का आजकल किसी ना किसी बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो तो उनका करंट अकाउंट होगा, और हम सभी का मेहनत का पैसा उस अकाउंट में रखा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आजकल इंडिया और आउटसाइड इंडिया कितने बैंक फेल हो रहे हैं? तो क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा जिस बैंक में रखा हुआ है क्या वो सेफ़ है? अगर हमारा 1 रुपया भी, मेहनत का 1 रुपया भी खो जाता है या लॉस हो जाता है तो हमें कितना दुख होता है। तो सोचिए, जिन लोगों का लाखों करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है और वो बैंक फेल हो जाए या आरबीआई रिस्ट्रिक्ट कर दे कि वो पेमेंट आप नहीं निकाल सकते, तो आपको कैसा लगेगा? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें ताकि अगर बैंक फेल भी हो जाए तो भी हमें कोई लॉस ना हो और हम अपनी मेहनत की कमाई को ना खोएं और चैन से सोएं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर इंडियन लूजिंग ट्रस्ट इन बैंक्स। हम देख सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में इंडिया में 3-4 बैंक फेल हो चुके हैं, जैसा कि IL&FS, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एंड येस बैंक। ये चारों बैंक फेल हो गए थे। और इसके अलावा एक लक्ष्मी विलास बैंक भी जो फेल होने की कगार पे था, जिसे आरबीआई ने बचा लिया था। इसके अलावा एक और बैंक IDBI जो कोलैप्स के ब्रिंक पर था, लेकिन LIC ने उसमें फंडिंग करके उसे भी बचा लिया था। Lakshmi Vilas was the third bank to meet this fate in the last few years. In September 2019, PMC Bank went under and the bank is currently being investigated for fraudulent loan worth $600 million. ये पांचवा बैंक था येस बैंक के बाद जो फेल हो गया था। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक और येस बैंक को तो बचा लिया था, लेकिन आरबीआई भी हर बैंक को नहीं बचा पाएगा। हमें अपने पैसे की सेविंग या रक्षा खुद ही करनी है। देखिए, मिसेस मेहता, ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव, सफर्ड ए डबल वैमी आफ्टर टू बैंक्स इन विच शी हेल्ड अकाउंट्स, पीएमसी एंड येस बैंक, बोथ वेंट अंडर इन क्विक सक्सेशन. But she said, I can't help but think that I should deposit only small amounts in the bank now and keep a large chunk of my saving with me at home. तो जैसा कि मिसेस मेहता ने कहा कि मैं अपने बैंक में थोड़ा ही पैसा आगे से रखूंगी और बाकी सारा पैसा अपने घर रखेंगे। लेकिन क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, क्योंकि अगर आप पैसा घर पर रखेंगे तो पहली बात तो चोरी का खतरा रहेगा, और दूसरी बात इन्फ्लेशन की वजह से अगर आप पैसा घर रखते हैं तो उसकी रियल वैल्यू कम होती जाएगी। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है और अपने पैसे को कैसे सेफ भी रखना है और बढ़ाना भी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बैंक बाहर भी फेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यूएस में फर्स्ट रिपब्लिक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये सभी बैंक फेल हो गए थे और बहुत ही डिपॉजिटर्स को बहुत सारा लॉस हुआ था। डू इंडियंस नीड इंश्योरेंस फॉर बैंक डिपॉजिट? तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या इंडियन जो हमारे अकाउंट हैं बैंक्स में उनका कुछ डिपॉजिट होना चाहिए या ऑलरेडी है। उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोदी जी ने एक 5 लाख रुपए का चेक दिया था इन लेडी को जब एक बैंक फेल हो गया था। लिमिट ऑफ इंश्योरेंस, अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत में ऑलरेडी बैंक्स में डिपॉजिटर्स का इंश्योरेंस है, लेकिन अभी कुछ साल पहले उसकी लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी, मतलब पर डिपॉजिटर ओनली 1 लाख रुपीज़। लेकिन 2 साल पहले अंडर मोदी गवर्नमेंट ये 1 लाख रुपए की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। लेकिन वो 5 लाख रुपए हम कैसे क्लेम कर सकते हैं और किसे मिलेगा और कौन एलिजिबल है, वो सब आपको बड़ी डिटेल्ड में जानना होगा, और उसके लिए आपको एक पूरा वीडियो देखना होगा जिसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप कैसे अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपके पास 5 लाख से ज़्यादा रुपए है तो भी हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं, चाहे बैंक फेल हो या ना हो। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे DICGC पर। व्हाट इज DICGC? DICGC मीन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो बैंक्स में जो डिपॉजिट होल्डर हैं उनका इंश्योरेंस करता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन वाइज इसको समझेंगे।
विच बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय DICGC। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस बैंक में हमने पैसा रखा हुआ है क्या वो DICGC में इंश्योर्ड भी है या नहीं। तो देखिए, आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से बैंक इंश्योर्ड हैं और कौन कौन से बैंक इंश्योर्ड नहीं हैं। तो मैंने इस वीडियो में पूरी लिस्ट दी हुई है, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक, सभी की लिस्ट दी हुई है। आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा जिस जिस बैंक में है क्या वो बैंक सिक्योर्ड है या नहीं। तो पहला, कमर्शियल बैंक। ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आर इंश्योर्ड बाय DICGC। कोऑपरेटिव बैंक, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर covered under DICGC। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट इंश्योर्ड बाय द DICGC। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो DICGC में इंश्योर्ड नहीं है, और यदि आपने पैसा उनमें रखा हुआ है और वो फेल हो जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय द DICGC। ईच डिपॉजिटर इन ए बैंक इज इंश्योर्ड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है आपको। कब मिलता है? यदि बैंक लिक्विडेट हो जाए या बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाए या बैंक किसी और बैंक के साथ अमलगमेट या मर्ज हो जाए। व्हाट डज द DICGC इंश्योर। DICGC कौन कौन से डिपॉजिट या कौन कौन से अकाउंट को सिक्योर करता है या इंश्योर करता है? DICGC इंश्योर ऑल डिपॉजिट सच एस, आपका सेविंग अकाउंट में पैसा हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, सभी डिपॉजिट को इंश्योर किया जाता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इंटर बैंक डिपॉजिट। तो मान लीजिए एक बैंक का दूसरे बैंक में डिपॉजिट है तो वो DICGC में कवर नहीं होता। डिपॉजिट ऑफ द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड विच इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय DICGC, तो वो भी इस इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू नो वेदर योर बैंक इज इंश्योर्ड बाय द DICGC और नॉट। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस बैंक में हमारा अकाउंट है या पैसा जमा है वो बैंक DICGC में कवर है या नहीं। क्योंकि अगर हमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर करना है या क्लेम करना है इन केस बैंक फेल, तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा बैंक DICGC में इंश्योर्ड हो। तो DICGC while registering the bank as insured banks furnishes them with printed leaflets for display giving information रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय कॉर्पोरेशन टू डिपॉजिटर। तो जब भी किसी बैंक को इंश्योर किया जाता है तो उनको एक सर्टिफिकेट या प्रिंटेड लीफलेट दिया जाता है जो बैंक अपने ब्रांचेस में चिपका सकते हैं, जिसे वो कस्टमर्स को दिखा सकते हैं और कस्टमर जान सकते हैं कि वो DICGC में कवर्ड है या नहीं। कोई भी डाउट हो आपको तो आप बैंक से स्पेसिफिक इंक्वायरी कर सकते हो कि आप DICGC में कवर्ड हो या नहीं। Fifth, what is the ceiling on amount of insured deposit kept by one person in different branches of a bank। अब मान लीजिए किसी मिस्टर ए का कीर्ति नगर दिल्ली में एक अकाउंट है येस बैंक में और दूसरा अकाउंट राजेंद्र नगर ब्रांच में है येस बैंक में, और दोनों अकाउंट में उनका 5-5 लाख रुपया पड़ा हुआ है और वो येस बैंक फेल हो जाता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से? आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि एक पर्सन के अंडर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बैंक आर एग्रीगेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस कवर एंड ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख इज पेड। तो आपका 5 लाख से अगर ऊपर एक बैंक में है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस कवर है और उतने का ही क्लेम दिया जाएगा। 6, does the DICGC insure just the principal or both interest also। तो DICGC है जो वो दोनों को इंश्योर करता है लेकिन अप टू 5 लाख रुपीज़ ओनली। तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 4,90,000 या 4,95,000 रुपये का प्रिंसिपल है और उसके ऊपर 4,000 का इंटरेस्ट लग गया है और वो बैंक फेल हो जाता है, तो आपको 4,99,000 रुपये क्लेम के तौर पर मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट उस अकाउंट में 5 लाख था और 5,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट था, तो टोटल 5,05,000। तो आपको 5,05,000 रुपये नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपये तक का ही क्लेम मिलेगा। क्वेश्चन 7, कैन डिपॉजिट इंश्योरेंस बी इंक्रीज्ड बाय डिपॉजिटिंग फंड इनटू सेवरल डिफरेंट अकाउंट ऑफ ऑल एट द सेम बैंक। तो इसमें ये पूछा गया है कि अगर एक आदमी बहुत सारे अकाउंट खोल ले एक बैंक में ही, तो क्या सभी अकाउंट्स में 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा या टोटल
एग्रीगेट करके 5 लाख का मिलेगा। तो इसमें मैं ये क्लियरली समझाना चाहूँगा कि इसमें टाइप ऑफ ओनरशिप पे बात आती है। तो जो इंश्योरेंस होता है वो टाइप ऑफ ओनरशिप पे होता है। तो एक ही टाइप की ओनरशिप अगर आपकी है तो सभी अकाउंट्स को जोड़कर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ओनरशिप अलग है तो ईच टाइप ऑफ ओनरशिप में आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे विद एग्जांपल, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई करूंगा। If the funds are in different type of ownership or are deposited into separate banks, then would then be separately insured. Are deposit in different banks separately insured? Yes. अगर आपके 10 अकाउंट है 10 बैंकों में और 10 के 10 फेल हो जाते हैं और सभी में आपका 5-5 लाख रुपया था, तो आपको हर बैंक से या DICGC से 5-5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। तो आप अपने 50 लाख रुपए वापस पा सकते हैं सभी बैंकों के अंडर में, क्योंकि हमारे अकाउंट डिफरेंट बैंक्स में है, ना कि सेम ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम बैंक। 9. If I have my funds on deposit at 2 different banks and those 2 banks are closed on the same day, are my fund added together or insured separately? Your fund from each bank would be insured separately. तो दोनों में आपको 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका दोनों बैंक अकाउंट में 1-1 लाख रुपए ही डिपॉजिट था, तो आपको 5-5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। इट इज़ डिपॉजिट अमाउंट और इंश्योरेंस अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो अगर आपका 1-1 लाख रुपया था तो आपको 1-1 लाख रुपए तक का ही क्लेम मिलेगा। अगर आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा था तो आपको 5-5 लाख रुपए मिलेगा। 10 क्वेश्चन, कैन द बैंक डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द डिपॉजिटर? मान लीजिए कि आपके किसी बैंक में डिपॉजिट था 6 लाख रुपए और बैंक फेल हो जाता है, और लेकिन आपका एक और अकाउंट है बैंक में लोन का जिसमें आपने उनको इंटरेस्ट देना है। तो जब DICGC आपको पेमेंट करेगा लोन अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम की, तो वो आपसे जो उन्होंने पैसा लेना है लोन का इंटरेस्ट वो डिडक्ट करके तब नेट पेमेंट करेगा। तो पेमेंट जो क्लेम की होगी वो नेटिंग ऑफ ड्यूज के बाद होगी, ना कि पूरी अमाउंट होगी। अगर आपने बैंक को कुछ देना है तो बैंक उसे उससे रिकवर करेगा। 11. हु पेज द कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस? अब सीधी सी बात है कि DICGC जो है वो इंश्योरेंस दे रहा है 5 लाख रुपए तक का हर डिपॉजिट होल्डर को। तो इसका मतलब है DICGC प्रीमियम भी चार्ज कर रहा होगा। तो कौन प्रीमियम पे करेगा? जो आपका बैंक है वो प्रीमियम पे करता है। इस प्रीमियम के बारे में भी हम आगे जानेंगे डिटेल में। क्वेश्चन 12, व्हेन इज DICGC लाइबल टू पे? DICGC कब 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर्स को देने के लिए लाइबल होगा? इफ ए बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन, DICGC इज लाइबल टू पे टू द लिक्विडेटर द क्लेम अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिटर अप टू ₹5 lakhs विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द क्लेम लिस्ट फ्रॉम द लिक्विडेटर। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब भी कोई बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है या बंद होता है, बैंक बंद हो जाता है, तो उन्हें एक लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है। वो लिक्विडेटर को आप जो भी डिपॉजिटर होल्डर हैं वो अपने क्लेम सबमिट करते हैं, और तब जब लिक्विडेटर के पास सारे क्लेम्स की लिस्ट आ जाती है तब लिक्विडेटर वो लिस्ट DICGC को भेजता है, और उसके बाद DICGC लिक्विडेटर को पेमेंट करता है, और लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर डिपॉजिट होल्डर को पैसा दे। क्वेश्चन 13, डज द DICGC डायरेक्टली डील विद द डिपॉजिटर ऑफ द फेल्ड बैंक? जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि DICGC डायरेक्टली डिपॉजिटर के साथ डील नहीं करता, वो लिक्विडेटर के साथ डील करता है, और लिक्विडेटर डिपॉजिट होल्डर के साथ डील करता है। 14, कैन एनी इंश्योर्ड बैंक विड्रॉ फ्रॉम द DICGC कवरेज? अब मान लीजिए जैसे हमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, तो हमारी मर्जी होती है कि हम उसको प्रीमियम ना दें तो पॉलिसी बंद हो जाती है। तो क्या बैंकों के पास भी ऐसा ऑप्शन है कि वो DICGC से कवरेज ना ले और प्रीमियम ना दे और उससे विड्रॉ कर ले? नहीं। द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपल्सरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट। तो ये कंपल्सरी है, हर बैंक को लेना पड़ता है और प्रीमियम देना पड़ता है DICGC को। कैन द DICGC विड्रॉ डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम एनी बैंक? DICGC क्या विड्रॉ कर सकता है किसी बैंक को कवरेज देने से? यस, अगर वो बैंक 3 कॉन्सिक्यूटिव प्रीमियम देने में फेल हो जाए तो DICGC विड्रॉ कर सकता है, लेकिन विड्रॉ करने से पहले DICGC पब्लिक न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन देगा और
सभी पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस बैंक से DICGC अपना कवर वापस ले रहा है, जिससे डिपॉजिट होल्डर्स को टाइम मिले और वो अपना पैसा टाइम से विड्रॉ कर पाएं उस बैंक से। What is the meaning of deposit held in the same capacity and same right and deposit held in different capacity and different right? पीछे मैंने आपको बताया था कि जो इंश्योरेंस होता है डिपॉजिट होल्डर को ईच कैटेगरी वाइज मिलता है या ओनरशिप टाइप पे मिलता है, तो वो मैं अब आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इफ एन इंडिविजुअल ओपन मोर देन वन डिपॉजिट अकाउंट इन वन और मोर ब्रांचेस ऑफ ए बैंक, फॉर एग्जाम्पल श्री एस के पंडित ओपन वन और मोर सेविंग करंट अकाउंट एंड वन और मोर फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज अकाउंट हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी। क्योंकि ये सभी अकाउंट में जो मालिक है वो श्री एस के पंडित है, तो इन सभी अकाउंट्स का अमाउंट क्लब किया जाएगा। और मान लीजिए 10 लाख हो जाता है और बैंक फेल हो जाता है, तो आपको मैक्सिमम जो क्लेम मिलेगा एस के पंडित जी को सिर्फ 5 लाख रुपए तक मिलेगा। Therefore, in the balances in all these accounts are aggregated and insurance cover is available up to rupees 5 lakh in maximum. बट अब दूसरा सिचुएशन समझते हैं। इफ श्री एस के पंडित आल्सो ओपन अदर डिपॉजिट अकाउंट इन हिज कैपेसिटी एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म और गार्जियन ऑफ ए माइनर और डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी और ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट और जॉइंट अकाउंट, तब क्या होगा? तो अब दूसरे एग्जाम्पल में मानते हैं कि मान लीजिए येस बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें श्री एस के पंडित ने अपना एक अकाउंट खोला है जिसमें उनका 6 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। उन्होंने उसी बैंक की ब्रांच में एक और अकाउंट खोला। किसका खोला? पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें वो पार्टनर है, और उस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में भी 6 लाख रुपए रखे हुए हैं। उन्होंने उसी ब्रांच में एक और अकाउंट खोला अपने बेटे का, जिसमें वो बेटे के गार्जियन है, और उस अकाउंट में भी उनके 6 लाख रुपए रखे हुए हैं। उन्होंने उसी ब्रांच में एक और अकाउंट खोला अपनी कंपनी का, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर हैं, और एक ट्रस्ट का जिसमें वो ट्रस्टी हैं। तो अब श्री एस के पंडित जी ने सेम बैंक, येस बैंक में सेम ब्रांच में 6 अकाउंट खोले हैं, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटी में। तो अब आप कहेंगे कि इन सब को 6 को क्लब करके 6 × 6 36 लाख रुपया बनता है, तो कितना इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है अगर बैंक फेल हो जाए? तो आंसर है ईच अकाउंट इंटू 5 लाख, क्योंकि ये सभी अकाउंट में उनकी जो ओनरशिप है वो डिफरेंट है। एक अकाउंट में वो खुद मालिक हैं, ओनर हैं, दूसरे में वो गार्जियन हैं, तीसरे में वो पार्टनर हैं, चौथे में वो डायरेक्टर हैं, पांचवें में वो ट्रस्टी हैं। तो सभी बैंक अकाउंट की जो क्लेम है वो 5 लाख रुपए का सेपरेटली होगा, और हर अकाउंट में 5-5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द डिपॉजिट हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें कई लोग प्रोप्राइटर होते हैं और प्रोप्राइटरी कंसर्न का अकाउंट खोलते हैं और एक अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं। तो प्रोप्राइटरी कंसर्न और इंडिविजुअल जो उनका अकाउंट है, उन दोनों को एग्रीगेट करके ही देखा जाएगा, और उन दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, ना कि अलग अलग। क्योंकि पार्टनरशिप का जो अकाउंट होता है वो अलग ओनरशिप में होता है, लेकिन जो प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल का अकाउंट होता है वो सेम कैपेसिटी में होता है। तो प्रोप्राइटर और सेविंग अकाउंट दोनों को मैच करके एग्रीगेट करके एक ही 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल भी समझाए हुए हैं। श्री एस के पंडित इंडिविजुअल, उनके सेविंग में 4,17,000 रुपए हैं, करंट अकाउंट में 22,000, FD 80,000, टोटल 5,19,200 हैं। तो कितना इंश्योरेंस है? 5 लाख रुपए तक का। श्री एस के पंडित जी पार्टनर हैं, तो उस अकाउंट में भी कितना इंश्योरेंस मिलेगा? 5 लाख। श्री एस के पंडित गार्जियन है फॉर मास्टर अजीत, टोटल अमाउंट 477,800 है, तो मैक्सिमम अमाउंट 477,800 का इंश्योरेंस मिलेगा। श्री एस के पंडित डायरेक्टर हैं JK उद्योग लिमिटेड में, उस अकाउंट के लिए भी 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। और श्री एस के पंडित ने जॉइंटली अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खोला हुआ है, तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप टाइप डिफरेंट है ही ईच अकाउंट में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें अपना पैसा सेव कैसे करना है। तो मान लीजिए आपके पास 15-20 लाख रुपए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो अगर आपको एक ही ब्रांच में अकाउंट खोलने हैं तो आपको ओनरशिप डिफरेंट करनी है। आपको एक अपना अकाउंट खोलना है, उसमें मैक्सिमम 4-4.5 लाख रुपए रखना है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो और कवरेज जो है वो 5 लाख रुपए पर अकाउंट है। तो 4-4.5 लाख रुपए से ज़्यादा आप एक अकाउंट में ना रखिए। अगर और पैसा रखना है तो आप अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने बेटे के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपनी बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और सभी अकाउंट में 5-5 लाख रुपए रख सकते हैं, जिससे बाय चांस वो बैंक फेल हो जाए तो आपको हर अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए।
इफ़ मोर देन वन डिपॉजिट अकाउंट आर जॉइंटली हेल्ड बाय इंडिविजुअल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि एक ही बैंक में, एक ही ब्रांच में आपके 4 अकाउंट हैं, तो उसमें भी आपको 5-5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कवर मिल सकता है। कैसे? मान लीजिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं और तीनों ने एक जॉइंट अकाउंट खोल दिया और उसमें 5 लाख रुपए रख दिए। अब जो दूसरा उन्होंने उसी ब्रांच में अकाउंट खोला, उसमें जो फर्स्ट होल्डर है उन्होंने बी को बना दिया और ए और सी सेकंड और थर्ड पर्सन बन गए। तीसरा जो अकाउंट खोला उसमें उन्होंने सी को फर्स्ट होल्डर बना दिया और ए और बी को सेकंड और थर्ड। तो इस तरह से जब ओनरशिप चेंज हो जाएगी या फर्स्ट अकाउंट होल्डर हर केस में अलग होगा, तब भी आपको हर अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला अकाउंट 1 सेविंग और करंट, फर्स्ट अकाउंट होल्डर इज ए, सेकंड अकाउंट होल्डर इज बी, मैक्सिमम इंश्योरेंस इज 5 लाख। अकाउंट 2 में फर्स्ट अकाउंट होल्डर ए है, सेकंड अकाउंट होल्डर सी है। तो देखिए पहले में ए और बी थे और दूसरे में ए और सी है, तो इसमें भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरे अकाउंट में फर्स्ट अकाउंट होल्डर बी है, सेकंड अकाउंट होल्डर ए है। तो देखिए पर्सन सेम है जैसा फर्स्ट केस में थे, लेकिन अकाउंट होल्डर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस हो गया, तो इस केस में भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। अकाउंट 4 एट ब्रांच एक्स ऑफ द बैंक, ए बी सी, अब इसमें 3 पर्सन आ गए, तो इसमें भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। अकाउंट 5, फर्स्ट अकाउंट होल्डर बी, देन सी, देन ए। इसमें देखिए फर्स्ट अकाउंट होल्डर बी बन गया है और सेकंड और थर्ड सी एंड ए, तो इसमें भी 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। अकाउंट 6 रेकरिंग और फिक्स डिपॉजिट, इसमें देखिए फर्स्ट अकाउंट होल्डर ए है, सेकंड अकाउंट होल्डर बी है। और अब आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट अकाउंट था उसमें भी अकाउंट होल्डर ए और बी थे सेम कैटेगरी में। तो अब इस वाले अकाउंट 6 अकाउंट को अकाउंट 1 के साथ एग्रीगेट किया जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट जो कवरेज होगी वो 5 लाख रुपए तक की होगी। अकाउंट 7 फर्स्ट ए बी सी, इसमें देखिए हमारे पास पहले भी जो फोर्थ अकाउंट था उसमें भी ए बी सी थे सेम रैंक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये अकाउंट फोर्थ अकाउंट के साथ क्लब होगा और मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अकाउंट 8 फर्स्ट अकाउंट होल्डर ए बी डी, इसमें देखिए अकाउंट होल्डर जो डी है वो नया आ गया है, तो इस अकाउंट में भी 5 लाख रुपए की सेपरेट इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है। तो होप करता हूं कि आपको ये सब क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे अपने पैसे को सेव करना है और कैसे हम जो रूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट विल बी द कॉर्पोरेशन लाइबिलिटी टू द बैंक ऑन डी रजिस्ट्रेशन। अगर जो बैंक का डी रजिस्ट्रेशन या उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो क्या लाइबिलिटी है उनकी? उनकी लाइबिलिटी 5 लाख रुपए तक सीमित है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। अब देखिए मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से बैंक DICGC में रजिस्टर्ड है। तो देखिए ये 2 जून 2023 की इन्फॉर्मेशन है और ये सोर्स है, इस साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योर्ड हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक इंश्योर्ड हैं, 44 फॉरेन बैंक इंश्योर्ड हैं, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक इंश्योर्ड हैं, 6 पेमेंट बैंक इंश्योर्ड हैं। इनकी लिस्ट हम आगे देखने वाले हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि जिस जिस अकाउंट में आपका अकाउंट है या पैसा है वो सिक्योर्ड है कि नहीं। रीजनल रूरल 43, लोकल एरिया 2, स्टेट कोऑपरेटिव 33, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 352, अर्बन कोऑपरेटिव 1500। तो आप इस साइट पर जा सकते हैं और अपने जो भी आपकी क्वेरी अलग से हो इस वीडियो के अलावा या वहाँ चेक कर सकते हैं या आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में ये बैंक कवर्ड हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर में देखिए एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, CSB बैंक, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI, IDBI, IDFC, इंडसइंड, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका बैंक, करूर व्यसा, कोटक महिंद्रा, नैनीताल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, येस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल, उत्कर्ष, शिवालिक, यूनिटी। फॉरेन बैंक्स में देखिए 44 फॉरेन बैंक्स कवर्ड हैं, जिसमें जो मेजर हैं वो सिटी बैंक है,
DBS बैंक है, डच बैंक है, मिज़ुहो बैंक है, BNP परिबास है, JP मॉर्गन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, यूनाइटेड ओवरसीज़ है, वूरी बैंक है, सोनाली बैंक है। तो ये 44 बैंक जो फॉरेन बैंक हैं वो भी कवर्ड हैं। पेमेंट बैंक आपने देखा होगा, पेटीएम, एयरटेल, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने भी अपने अकाउंट खोले हैं। तो ये 6 बैंक भी DICGs के अंदर 5 लाख तक के कवर में कवर्ड हैं। उसके अलावा आप 6 से 10 तक ये इतने सारे अलग अलग बैंक कवर्ड हैं, इनको आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि इन्होंने साइट पर दे दिया कि हम 5 लाख रुपए तक का कवर देंगे, लेकिन एक्चुअल में कवर नहीं मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं 15 जून 2023 को DICGC ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उसमें ये बताया कि ये बैंक फेल हुए हैं और डिपॉजिटर्स को इनवाइट किया कि आप अपने अपने क्लेम सबमिट कीजिए। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन देखिए 29 जुलाई 2023 है। पहला बैंक है राजापुर सहकारी बैंक मुंबई, दूसरा है वैशाली सहकारी विकास कोऑपरेटिव बैंक बिहार। तो ये भी फेल हुए होंगे, तभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि आप अपने क्लेम सबमिट कर सकते हैं और इनकी पेमेंट जो कर दी जाएगी 12 सितंबर 2023 तक इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। अभी आप कहेंगे कि इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी, एक्ट बना दिया, लेकिन ये एक्चुअल में पैसा नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इनकी साइट से ली गई है। देखिए कितने कितने अमाउंट का क्लेम सेटल्ड हो चुका है ऑलरेडी अर्लियर डेज में। महाराष्ट्र में एक बैंक था कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, 7 अप्रैल 2021 को इनकी क्लेम सैंक्शन डेट थी। 329 करोड़ रुपीस दिए थे DICGC ने 39,000 डिपॉजिट होल्डर्स को। फोर्थ केस देखिए, शिवम सहकारी बैंक 270 करोड़ रुपए दिए थे 3,575 डिपॉजिट होल्डर्स को। फिफ्थ क्लेम में देखिए 281 करोड़ रुपीस दिए गए थे 60,192 डिपॉजिट होल्डर्स को। उसके बाद सेवंथ क्लेम देखिए आप, करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र में 374 करोड़ रुपीस टू 38,325 डिपॉजिटर्स। तो DICGC अपना काम बखूबी कर रहा है और टाइम के साथ विद इन टाइम लिमिट पेमेंट करता है। अब देखिए, ये कुछ क्लेम हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, जिनके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट हो चुका है, इंडिपेंडेंस, CBL, मानथा, UCBL। तो आप चेक कर लीजिए, अगर इन बैंक अकाउंट्स के अंदर आपका अकाउंट था तो आपको जल्दी से जल्दी क्लेम फाइल करना है, ताकि आपको 5 लाख रुपए तक का कवर मिले और आपको जल्दी से जल्दी वो अमाउंट मिल जाए। अब देखिए, अब हमने डिस्कस किया था कि DICGC जो इंश्योरेंस देता है तो उसके बदले प्रीमियम लेता होगा। तो कितना प्रीमियम लेता है देखिए, बैंक टिपिकली पे द DICGC ए मिनिमम ऑफ 10 पैसे पर 100 रुपीज़। तो हर डिपॉजिट्स ऑफ 100 रुपीज़ के लिए 10 पैसे का प्रीमियम दिया जाता है हर साल, जो कि अब इंक्रीज़ कर दिया गया है 12 पैसे, और ये मैक्सिमम 15 पैसे तक जा सकता है। लेकिन RBI के परमिशन के थ्रू ये 15 पैसे से ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। ड्यू डेट टू मेक प्रीमियम पेमेंट बाय बैंक, ये हाफ ईयरली पेमेंट होता है। तो बैंक को टाइम दिया जाता है कि वो समय पे प्रीमियम पे करे DICGC को। अगर वो नहीं करता तो उनको 8% तक की पेनल्टी लगती है। तो आप समझ सकते हैं 8% पेनल्टी कितनी होती है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये हमारे खून पसीने की कमाई है। तो मान लीजिए आपके पास 20-25 लाख रुपए हैं जो आप बैंक में FD कराना चाहते हैं, क्योंकि या तो आपने उस पैसे को से अपने बेटे या बच्चों की पढ़ाई में लगाना है अगले 6 महीने में, या फिर बेटे की शादी करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपको वो 25 लाख रुपए एक ही अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना है, या तो आपको 5 बैंकों में 5 अकाउंट खोलने हैं और 4-4 लाख रुपए उन या 4.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिखाया, आपको एक ही ब्रांच में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिफरेंट ओनरशिप टाइप के साथ खोलना है, ताकि अगर बैंक फेल भी हो जाए तो आपको हर अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिले और आपको कोई नुकसान ना हो। तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि एक अकाउंट आप अपनी बेटी के साथ जॉइंट खोल लीजिए, एक अकाउंट आप अपने बेटे के साथ जॉइंट खोलिए, एक वाइफ के साथ, एक वाइफ का सिंगल अकाउंट खुलवा दीजिए और एक अपना सिंगल अकाउंट। तो इस तरह से आप 5 अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, और इन केस बैंक फेल भी हो जाता है तो भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि 5 अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम है। अब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ
अपने बैंक अकाउंट इंश्योरेंस का कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया में DICGC द्वारा 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाता है पर डिपॉजिट होल्डर। यूएस में FDIC ये इंश्योरेंस देता है पर डिपॉजिट होल्डर, जो अमाउंट है $250,000 है, जो इंडियन रुपीज़ के बराबर 2 करोड़ 10 लाख रुपए के करीब होता है। FDIC मीन्स फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यूके में ये अमाउंट 85,000 पाउंड्स के करीब है, जो कि इंडिया के 88 लाख रुपीज़ के बराबर होता है। आशा करता हूँ मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है आपको समझ आई होगी और आप उसका यूज़ करके अपने पैसे को सेव करेंगे। जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा डालेंगे उसे प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करेंगे, ताकि बैंक के फेल होने की स्थिति में भी आपका पैसा सुरक्षित रहे, क्योंकि ये हमने बड़ी मेहनत से कमाया होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और DICGC द्वारा जो इंश्योरेंस दिया गया है उसका सभी को फ़ायदा मिले और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। वीरेंद्र कुमार गुप्ता, थैंक यू।